नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो आइए प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी भी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? ऑप्शन में है चंद्रवरदाई, सरहपा, सूरदास, विद्यापति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, दूसरा सही हो जाएगा सरहपा। सरहपा, इन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ये आपको जानना चाहिए। और सरहपा का इनका समय है 769 ईस्वी, यानी 8वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इसको आप नोट्स भी करते चले। कालक्रम की दृष्टि से ये चंद्रवरदाई, सूरदास और विद्यापति के बहुत पुराने, विद्यापति इनसे भी बहुत पुराने हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा सिद्ध संप्रदाय। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्ध की जो भाषा है और इनकी भाषा है वो संध्या भाषा है, और इनके नामों में पा लगा है, तो इससे भी इनको पहचाना जा सकता है। और इनकी जो साधनात्मक अनुभूति थी वो प्रतीकात्मक भाषा में थी, और इनके जिसके दोहरे अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध संप्रदाय सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन पहला है गारसा दत्तासी, ऑप्शन दूसरा प्रोफेसर ब्लूहर, ऑप्शन तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, और चौथा ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटीक्विज्म ऑफ राजस्थान, इसमें पृथ्वीराज रासो के कई अंशों जैसे कैमास वध का इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया है, और इस ग्रंथ को दुनिया के सामने लाने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है कर्नल जेम्स टॉड ने। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत, धनपाल, सरहपा, स्वयंभू। सही उत्तर ऑप्शन चौथा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है उस रचना का नाम है पौमचर्यु, यानी रामायण का ही नाम है पौमचर्यु। इन्होंने जो रामायण लिखा है उसका नाम है पौमचर्यु। तो प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या को हम करते हुए और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। व्याख्या में कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में और हमारे विचार में उठते हैं जिसका समाधान होता है, इसलिए व्याख्या वाले जो क्लासेस हो उसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। और आज के क्लास में आप बने रहिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आपके लिए थोड़ा सा मेहनत इतना होता है तो इतना आप कर सकते हैं मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, पाहुल दोहा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहपा, धनपाल, राम सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा राम सिंह। पाहुल दोहा ये जैन मुनि, राम सिंह जो थे वो जैन मुनि थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना इनका है पाहुल दोहा। जैन मुनि का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है, और इसमें इन्होंने पाखंड और आडंबरों की कटु आलोचना की है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, देसिल बना सब जन मीठा किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन है विद्यापति, भारतेंदु, अमीर खुसरो, केशव दास। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये महाकवि विद्यापति की है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता से ली गई ये पंक्ति है और इनका पूरा अर्थ है कि देसी भाषा सब लोगों को मीठी लगती है, इसीलिए मैं औहट में ही रचना कर रहा हूँ। तो विद्यापति की कीर्तिलता जो रचना है वो औहट भाषा में रची हुई है और इसी में इन्होंने कहा है कि देसी भाषा सब जन मीठा, यानी सब लोगों को मीठी लगती है। कौन? देसी भाषा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका है? तो ऑप्शन है मनु भंडारी, सुमन राजे, मैत्री पुष्पा, नासिरा शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। इतिहास ग्रंथ है यह, जो कि वर्ष 2003 में प्रकाशित हुआ था। इसमें साहित्य इतिहास में महिलाओं के योगदान को इन्होंने रेखांकित किया है। सुमन राजे ने महिलाओं का साहित्य में क्या योगदान है इसको इन्होंने रेखांकित किया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ में। प्रकाशन वर्ष को जरूर नोट कर ले, 2003 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1965, 1964, 1970, 1985। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला 1965। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, लेकिन आपको सही उत्तर को जानते हुए उस उत्तर की व्याख्या को भी जानना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा किसने था। तो लिखा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, और यह जो ग्रंथ है ये 2 भागों में है। सन 1965 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो प्रकाशन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस ग्रंथ के कितने भाग हैं, किसने लिखा, 3 प्रश्न यहीं बन गया। तो व्याख्या में आप एक प्रश्न के साथ 3, 4 या 5 प्रश्न भी देखने को आपको मिल रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? तो ये प्रश्न तो बहुत आसान है कि अतीत कितने भागों में विभाजित है। एक यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि इसको किसने लिखा है, और इसके प्रकाशन से भी संबंधित बातें पूछी जा सकती है। आइए सबसे पहले इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का अतीत में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 4 भागों में, 2 भागों में, 8 भागों में, 12 भागों में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा कि हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विभाजित है, और इसके लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ये इतिहास ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर नामवर सिंह, देशराज भाटी, डॉक्टर गुलाब राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा डॉक्टर गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय के द्वारा रचित अत्यंत सरल और सुबोध शैली में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ध्यान रखें, यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है
इससे भी प्रश्न बनता है। तो सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है राजा भोज को, राजा मुंज को, शरपा को या विद्यापति को। तो इन्होंने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। राजा मुंज जो थे ये राजा भोज के चाचा थे और इन्होंने इनको पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है 1387 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1318 ईस्वी, 1343 ईस्वी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1343 ईस्वी। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में आदिकाल, जिसे उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। तो यहाँ एक और प्रश्न बन रहा है, मिस्र बंधु ने आदिकाल को किन नामों से पुकारा है, किन नामों से जाना है, क्या नाम दिया है? तो उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है और इनकी अंतिम समय सीमा मिस्र बंधुओं ने स्वीकार किया है विक्रम संवत 1389। और अगर ईस्वी में बदला जाए संवत को तो 1343 ईस्वी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम दिया है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां वीरता की थी, इसीलिए इन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? ऑप्शन है खुमान रासो, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, श्रवकाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, खुमान रासो। खुमान रासो ये राजस्थानी हिंदी डिंगल भाषा में की रचना है, जो कि अपभ्रंश के प्रभाव से काफ़ी हद तक मुक्त है, जबकि वर्ण रत्नाकर, राउलवेल और श्रवकाचार्य जो ग्रंथ है यह अपभ्रंश यानी इस पर अपभ्रंश यानी औहट का गहरा प्रभाव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कौन कवि थे? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है और ये जैन कवि हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा और रचनाओं के गर्व के अभिमान में स्वयं को अभिमान मेरु कहा है और काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक जैसी उपाधियों से विभूषित इन्हें किया गया है। तो अभिमान मेरु इनका स्वयं अपने को खुद का नाम दिया हुआ नाम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वर्णनीय, रामकुमार वर्मा, भगवत स्वरूप मिश्र, वासुदेव सिंह। सही उत्तर ऑप्शन पहला, लक्ष्मी सागर वर्णनीय है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णनीय का प्रसिद्ध शोधपरक इतिहास ग्रंथ है। तो ये इतिहास ग्रंथ शोधपरक इतिहास ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य के उद्भव काल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भागीरथ मिश्र, वासुदेव सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, गुलाब राय।
सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का उद्भव काल नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक वासुदेव सिंह है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानकर हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। प्रश्न अगला है, छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण शंकर शुक्ल जो है ये अपने आलोचनात्मक साहित्य में छायावाद के लिए नवीन काल शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो नवीन काल शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो वो है कृष्ण शंकर शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है। रामकुमार वर्मा जी ने चारण काल की समय सीमा मानी है 750 से 1000 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1000 से 1375 विक्रम संवत, 650 से 750 विक्रम संवत। बताइए इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब तक आपने सही उत्तर तक जरूर पहुंचने की कोशिश किया होगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इन्होंने वर्मा जी ने 750 से 1000 विक्रम संवत आदि काल का चारण काल का इन्होंने समय सीमा माना है। रामकुमार वर्मा ने आदि काल को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग में जो कि संधि काल के नाम से और जिसका समय है 750 से 1000 विक्रम संवत, और दूसरा भाग है चारण काल जिसका समय है 1000 से 1375 विक्रम संवत। तो अब यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से पहला विकल्प को आप सही करेंगे। चारण काल की शुरुआत यहाँ से होती है। चारण काल और संधि काल 2 भागों में इन्होंने बांटा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महामुद्रा ब्रजगीति किस कवि की कृति है? ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, लुइपा, कनकामर मुनि। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 3 तो ये सिद्ध कवि हैं और चौथा के बारे में आप लोग कुछ अनुमान लगाइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला सरहप्पा। महामुद्रा, ब्रजगीति और दोहा कोश जो है ये प्रसिद्ध सिद्ध कवि सरहप्पा की प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब आपको ये महामुद्रा ब्रजगीति के बारे में पता चल गया होगा कि ये सरहप्पा की रचना है, और सरहप्पा की इसके साथ साथ और कौन कौन सी रचनाएं हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? अब यहाँ संप्रदाय से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, कबीर संप्रदाय। विभिन्न संप्रदायों के यहाँ पर नाम है, जिसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला नाथ संप्रदाय। विवेक मार्तंड नाथ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका संबंध हठ योग साधना और गोरखनाथ की परंपरा से है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की कृति है। तो शालिभद्र सूरी की कृति कौन कौन सी है? ऑप्शन में दिया हुआ है श्रवकाचार्य, बुद्धि रास, और तीसरा ऑप्शन है नेमिनाथ रास, चौथा ऑप्शन रेवंत गिरी रास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बुद्धि रास। शालिभद्र सूरी की रचना बुद्धि रास है और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। श्रवकाचार्य देवसेन की है और रेवंत गिरी रास जो है वो विजय सेन सूरी की रचना है।
प्रश्न अगला है, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1913 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1926 ईस्वी और 1934 ईस्वी। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को आप लोग अभी तक सेलेक्ट कर लिए होंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन सही चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1934। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, जबकि उनका चौथा भाग, जिसे चतुर्थ भाग भी कहा जाता है, जो कि सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य पढ़े और आचार्य शुक्ल जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आइए आचार्य शुक्ल जी से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सूरसागर, पृथ्वीराज, रासो, कामायनी। सभी बड़े बड़े ग्रंथों का नाम दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के उपयोगी और महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम है। यहीं पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर आपने सही से स्टडी नहीं किया है तो बताइए सही उत्तर आपने क्या दिया है? तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। रासो के रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं, जो हिंदी के प्रथम महाकवि भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में स्पष्ट लिख भी दिया है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को ही प्रथम महाकाव्य माना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी हिंदी की प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों या किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हों, या आप केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, अदर स्टेट देकर आप किसी भी हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको इन्हीं सब क्वेश्चनों को, इन्हीं सब प्रश्नों को रिपीट करना होगा, तभी जाकर आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 26 का क्वेश्चन देख रहे थे कि बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर से पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। मधुकर कवि हैं, रोड़ा है, भट्ट केदार हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। बसंत विलास एक अत्यंत श्रृंगारिक और अज्ञात कवि की रचना माना जाता है। इनके वास्तविक लेखक का नाम अभी तक किसी को प्रमाणित रूप में नहीं मिला है, इसीलिए ये जो ऑप्शन चौथा है वही सही उत्तर है। तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, नजराने हिंद किस कवि की काव्य कृति है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नजराने हिंद किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल हसन, अब्दुल रहमान, रहीम दास, रसखान। तो यहाँ पर सही उत्तर को आप लोग भी देखते रहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अबुल हसन। अबुल हसन ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। तो अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम भी यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। नजराना हिंद और खालिक बारी अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को भी आप जरूर ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है वर्ण रत्नाकर, पृथ्वीराज रासो, राउलवेल, खालिक बारी। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, राउलवेल। राउलवेल ये 10वीं शताब्दी में रोड़ा कवि के द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसको कहते हैं? गद पद मिश्रित जो रचना होती है उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। और इसमें इन्होंने
हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन। नखशिख का मतलब क्या है? नायिका के पैर से लेकर नाखून तक के लेकर, यानी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के सौंदर्य का वर्णन कर देना ही नखशिख वर्णन है। तो ये 10वीं शताब्दी के रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया राउलवेल नामक चंपू काव्य है, जो कि चंपू काव्य गद्य और पद मिश्रित में लिखा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पौम चरिऊ किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन दिया हुआ है कि ये किस छंद में लिखा गया है। करवकबद्ध में है, पधरिया में है, या अरिल में है, या सोरठा में है। तो ये करवकबद्ध है। स्वयंभू के द्वारा लिखा गया पौम चरिऊ जो है वो करवकबद्ध शैली में है। करवक का अर्थ होता है कि जिसमें कुछ चौपाइया और पधरिया छंद के रूप में होता है, उसके बाद में एक दोहा देना होता है। इसको करवक शैली कहते हैं। एक प्रकार से लिखने की शैली है करवक शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। राउलवेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? तो ये किस प्रकार से काव्य हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। श्रृंगारिक लौकिक काव्य है, वीर काव्य है, शुद्ध धार्मिक काव्य है, या आध्यात्मिक काव्य है। तो यह राउलवेल जो है ये श्रृंगारिक लौकिक काव्य है। ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये लौकिक श्रेणी के हैं। इनमें प्रधान है कौन कौन दोनों ग्रंथ? राउलवेल और संदेश रासक। ये दोनों जो हैं वो लौकिक श्रेणी में आते हैं, जिसमें प्रधान रस अगर पूछा जाए कि इसमें प्रधान रस कौन है, तो प्रधान रस श्रृंगार रस है। राउलवेल में नायिका का सौंदर्य वर्णन है, और संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान कृत लिखा हुआ है ये एक विरह काव्य है। इसमें विरह से संबंधित रचनाएं हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो विजयपाल रासो ये किसकी रचना है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है कनकामर मुनि, नल्हे सिंह, मधुकर, सोमप्रभु सूरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, नल्हे सिंह। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह है। मिश्र बंधुओं के अनुसार इनका समय है 14वीं शताब्दी, जिसमें विजयपाल के युद्धों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 ईस्वी में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला किस पत्रिका में छपा? ऑप्शन है नागरी प्रचारणी पत्रिका, संवाद कौमुदी, पंडित पत्रिका, क्षत्रिय पत्रिका। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, नागरी प्रचारणी पत्रिका। गुलेरी जी का यह महत्वपूर्ण शोधपरक लेख है। नागरी प्रचारणी पत्रिका में इन्होंने धारावाहिक रूप से, यानी इन्होंने धारावाहिक रूप से वर्ष 2021 में इसको प्रकाशित करवाया था। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है प्राकृत रूढ़ियों के बद्ध हिंदी, प्राकृत रूढ़ियों से मुक्त हिंदी। दोनों सही, दोनों गलत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी यानी अपभ्रंश का अर्थ वह भाषा है जो प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी हुई हो और बोलचाल की भाषा में भी थोड़ी अलग साहित्यिक रूप ले चुकी हो, वैसी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है उन्होंने। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ग्रियर्सन से अब पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसको माना है। ऑप्शन में दिया हुआ है घनानंद, पुंड या पुष्प, चंद्रबरदाई, कबीरदास। अब बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। सही उत्तर है ग्रियर्सन ने पुंड या पुष्प को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है।
इनका जॉर्ज ग्रियर्सन जी जो थे और शिव सी सेंगर, ये 7वीं शताब्दी के कवि पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी, पुष्पदंत का समय है 7वीं शताब्दी, और उसी कवि को ये दोनों हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। प्रश्न अगला है, कीर्तिलता का प्रधान रस है। तो कीर्तिलता का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और हास्य रस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, वीर रस। और ये कीर्तिलता जो रचना है विद्यापति के द्वारा रचित है और एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है जिसमें कीर्ति सिंह की वीरता और युद्धों का वर्णन होने के कारण इनका प्रधान रस जो है वो वीर रस है और इन्हीं की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं। तो अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जयदेव, विद्यापति या सरहपा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, विद्यापति। मिथिला के राजा शिव सिंह के ये दरबारी कवि थे और विद्यापति के मधुर पदों यानी विशेषकर पदावली से प्रसन्न होकर उन्हें अभिनव जयदेव की नाम से यानी अभिनव जयदेव यानी नया जयदेव के नाम से इन्हें जाना गया। इस नाम की इन्हें उपाधि मिली। मैथिल कोकिल और कवि कंठहार जैसी उपाधियां भी विद्यापति जी को दी गई है। प्रश्न अगला है कि बज्जिए घोर निशंग रान चौहान चहु दिसी किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल है गोरखनाथ। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई। यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है ये युद्ध वर्णन की पंक्ति है और महाकवि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय यानी सर्ग से ली गई ये पंक्ति है। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संदेशो पिण साहिबा कहियो पाछो फरिये न देह किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन दिया हुआ है देवसेन, दलपति विजय, शालिभद्र सूरी, अमीर खुसरो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दलपति विजय। तो संदेश पिन साहिब कहियो पायो फिरिए न देहे, ये दलपति विजय की पंक्ति है और ये राजस्थानी भाषा की सुंदर विरह पंक्ति खुमान रासो नामक ग्रंथ से ली गई है और खुमान रासो के रचयिता जो है वे दलपति विजय जी हैं और इसमें उन्होंने नायिका अपने पति साहिब को संदेश भेजती है इस पंक्ति के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।